हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आप सभी के लिए एक अलग ही सीरीज लेकर आ रहा हूं जो कि आपको बहुत मदद मिलेगा। किस सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 का आपने अगर फॉर्म भरा है, पहली बार भरा है या फिर आपने पहले भी भर कर रखा है, तो आप सबको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप कुछ नया पढ़ें या फिर कोई नया मॉक टेस्ट लगाते हैं, उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होना, उनका सॉल्यूशन होना, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं इस सीरीज में आपको वही सब बताऊंगा कि 2023 में जितने भी टियर 1 के पेपर्स हुए थे, जितने भी फेजेस में हुए थे, मैं सारे क्वेश्चंस का आपका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले तो मैं जीके एंड जीएस वाला पोर्शन को आपका कराऊंगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है, ये जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम 2023 में टियर 1 का हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई में, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को हुआ था। तो ये फर्स्ट पेपर था, इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इसी तरह सारे जितने भी एग्जाम्स हुए थे सभी का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि आंसर तो सारे क्वेश्चंस का मैं बताऊंगा ही, उसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे मैं बताऊंगा उसी से रिलेटेड, वो आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज होगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करने में मदद करेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए आज से इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 1 होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। और हमारे अगर आपके कोई दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं तो उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन के ऊपर। आपको इसको टेस्ट की तरह भी देना है और चेक करिए कि जो पुराने वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे आपका इसमें कितने सही हो रहे हैं। क्योंकि जो जीके एंड जीएस का 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जो 25 क्वेश्चंस का ये सीरीज होगा, तो आपको बताना है कि इसमें कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तंभों का मिलान करिए। जो लेफ्ट साइड स्तंभ ए है वो वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्तंभ बी जो है उसका सामान्य नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्लोरोफाइसी है। ठीक है, पहला क्या है, क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी और चौथा साइनोफाइसी। और राइट साइड में उससे संबंधित जो उसको सामान्य रूप से उसको किस नाम से जाना जाता है वो दिया है। तो आपको इसको मैच करने के बाद एक उचित विकल्प को टिक करना है। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइसी होता है, ये हरी शैवाल जो होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी किसको, जो ग्रीन एल्गी होता है, हरी शैवाल को कहा जाता है। फियोफाइसी जो किसको कहा जाता है, फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह जो रोडोफाइसी है वो लाल शैवाल को कहा जाता है। रोडो को रेडो पढ़ लीजिएगा, रेडोफाइसी, रेड मतलब होता है लाल, तो यहां से आपको एक क्लिक कर जाएगा। रोडोफाइसी किसको, लाल शैवाल को कहा जाता है। और फाइनली जो साइनोफाइसी होता है वो नील हरित शैवाल जो होता है, नीले हरे रंग का, उसको कहा जाता है। तो अब इसको आप मैच करेंगे तो 1 का बी, 2 का ए, देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है, या फिर कह लीजिए फोर्थ ऑप्शन जो है, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो इसका आंसर आपको इसको याद रखना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 4 प्रश्न पूछे, इसमें से किसी एक को भी आपसे पूछा जाता है। अब आपको याद होना चाहिए ये शैवाल क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट ये जान लेना चाहिए कि ये जो शैवाल्स होते हैं, जो एल्गी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर, हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने का, स्थिर करने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, एक चीज का याद रखना है, आपने सुना होगा एक लाइकेन। ठीक है, लाइकेन आपने सुना होगा। ये लाइकेन क्या होते हैं, तो लाइकेन शैवाल और साथ साथ जो कवक होते हैं, ये दोनों का सहजीवी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक का सहजीवी है, जो एक दूसरे को सहजीविता को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। और ये जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इस फैक्ट को आपके लिए इंक्लूड कर दूं। तो ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन के ऊपर कि टाइगर लीजन, जिसको फ्री इंडिया लीजन भी कहा जाता है, इसके संस्थापक कौन थे। तो लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भाखना या फिर विनायक दामोदर सावरकर। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही टाइगर लीजन या फ्री लीजन का संस्थापक या फिर स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप ये भी जानते होंगे कि इन्होंने आजाद हिंद सरकार, ठीक है, आजाद हिंद सरकार नामक एक अंतरिम सरकार की गठन किया था। कहां पर, तो सिंगापुर के अंदर गठन किया था।
ठीक है, याद रखिएगा, सिंगापुर के अंदर। कब इसका गठन किया था, तो डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को गठन किया था। और ये जो संस्था था या फिर जो ये एक अंतरिम सरकार की गठन इन्होंने किया था, इसको जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन जैसी कई देशों ने इसको मान्यता भी दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक कई बार से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आजाद हिंद सरकार की गठन और एक होता है आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो आजाद हिंद जो फौज है उसका जो संस्थापक थे वो रास बिहारी घोष थे, जिन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, याद रखिएगा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, ठीक है, ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना है, इन दोनों ने 1913 के अंदर, ठीक है, 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का क्या नाम था आप सभी को पता होगा, उसका नाम था गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने सन 1913 में। और विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये 1904 में इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था। उस संस्था का नाम क्या था, अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत। इनका एक बुक भी है जो आप सुने होंगे कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक पुस्तक है जो कि विनायक दामोदर सावरकर की लिखी हुई है। ये पूरा आप डिटेल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुना पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस या फिर शतरंज। तो शतरंज से वो संबंध रखते हैं। शतरंज के लिए उनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कार दिया गया था। एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि क्रिकेट के लिए, ठीक है, क्रिकेट के लिए 2024 में मोहम्मद जो शामी है, ठीक है, मोहम्मद शामी, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है कि अचल पूंजी उपभोग को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ के जाना है। अचल पूंजी उपभोग को और किस नाम से जाना जाता है, मूल्यह्रास, निवल निवेश, शकल निवेश या फिर मूल्य वृद्धि। तो मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिप्रेसिएशन। ठीक है, डिप्रेसिएशन इस नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। 5वां प्रश्न है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको सीजीएल में भी देखने को मिलेगा, बार बार रिपीट होता है, एनटीपीसी रेलवे में भी देखने को मिलता है। महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार या फिर प्रधान महालेखाकार क्या कहा जाता है। तो आपने एक टर्म सुना होगा कैग, ठीक है, CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG कहा जाता है। ठीक है, तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं वही प्रशासनिक प्रमुख होता है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का, याद रखिएगा, कैग। वर्तमान में अभी कैग कौन है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि बताइए कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है। ठीक है, बताइएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और ये कैग के बारे में थोड़ा सा आपको, भारत के जो संविधान है, तो संविधान में कहां पे प्रावधान है, तो आर्टिकल 148 से लेके, ठीक है, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक कैग के बारे में हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है, आपको याद रखना है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। ठीक है, तो फुटबॉल से जो स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर से बहुत प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, जापान, चीन, भारत या फिर बांग्लादेश। तो जो AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजन भारत में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कई बार से जो फीफा है हमारा, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फीफा 2022 का जो ये हुआ था, ये कहां हुआ था अगर आपसे पूछ ले, तो ये कतर के अंदर हुआ था। फीफा 2022 कहां हुआ था, कतर में हुआ था। और इसका जो विनर था वो कई बार से पूछेगा, तो विनर कौन था, तो अर्जेंटीना। ठीक है, फीफा 2022 का विजेता कौन था, अर्जेंटीना। और जो रनर अप था, ठीक है, रनर अप कौन था, तो फ्रांस था, आपको याद रखना है। ये फीफा वर्ल्ड कप जो है 4 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, 4 वर्षों में एक बार हुआ था, 2022 में हुआ था, तो अगला कब होगा,
2026 के अंदर होगा। कहां होगा तो इसको याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में होगा। 2026 में अमेरिका के अंदर, नॉर्दर्न अमेरिका में ये होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है कि जनजातीय जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। जनजातीय जनसंख्या की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनजातीय जनसंख्या है उसके आरोही क्रम में आपको यहां पे अरेंज करना है कि कौन सा राज्य में सबसे कम था, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जनजातीय जनसंख्या इन तीनों विकल्प में देखा जाए तो सबसे पहले ओडिशा में इन तीनों में सबसे कम था, ठीक है। ओडिशा के बाद आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ओडिशा के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से भी बड़ा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। कह लीजिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बताता हूं, फैक्ट आपको याद करके रखना है कि जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा ये दोनों ऐसे राज्य हैं, क्या क्या बोल रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा ऐसे दो राज्य हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति या फिर एसटी बिल्कुल नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। इसी तरह आपको यह भी याद रखना है कि जो नागालैंड है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति मतलब एससी वर्ग के बिल्कुल भी निवास नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में चला जाए तो आपको याद रखना है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान, ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां पर भी अनुसूचित जाति एससी नहीं पाए जाते हैं। तो इन फैक्ट को आप याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि 2018 में गूगल डूगल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, यक्षगान या फिर ओडिसी और कथक। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वो भरतनाट्यम और कथकली की एक नृत्यांगना है, आपको याद रखना है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि भारत के जो कह लीजिए कि स्पेस, हमारा जो स्पेस प्रोग्राम होता है उसके फादर अगर पूछ दे, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है तो विक्रम साराभाई, ठीक है। तो विक्रम साराभाई की ये पत्नी है, याद रखिएगा, विक्रम साराभाई हैं, उनकी पत्नी है, और इसरो के जो फाउंडर हैं कह सकते हैं कि ये प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो किसको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी आपने सुना होगा, जिसको विक्रम VSCC कहते हैं शॉर्ट में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। ये आपको कहां, केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम में मिलेगा। इसका स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुआ था। ये थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। और एक चीज आप ये भी याद रखिएगा कि जो संगीत नाटक अकादमी है भारत का, उसके अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये भरतनाट्यम एक हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, भरतनाट्यम एक हो गया, कथकली ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, कथकली ये दूसरा हो गया, एक होता है मोहिनीअट्टम, तीसरे नंबर पे आ गया मोहिनीअट्टम, राइट। चौथे नंबर पे आता है कुचिपुड़ी, ये जो यहाँ पे लिखा है ये चौथे नंबर पे हो गया कुचिपुड़ी। 5वें नंबर पे ओडिसी, 6वें नंबर पे याद रखिएगा मणिपुरी, 7वें नंबर पे हो गया ये हमारा कथक, और 8वें नंबर पे आपको याद रखना है सत्रिया। कमेंट करके बताइएगा कि सत्रिया नृत्य जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? विलायत खां, अमजद अली खां, बहादुर खान या फिर अली अकबर खां, बताना है आपको। याद रखिएगा जो सितार के लिए यहाँ पे विलायत खां जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, महारत हासिल है इनका। और साथ में आपको याद रखना है सितार वादकों में कुछ और नाम अगर याद रखना है तो आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको हजारों बार देखने को मिलेगा वो है पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर जो है ये भी एक प्रमुख सितार वादक है, याद रखना है। इसके बाद जो अमजद अली खां और आप देख रहे हैं अली अकबर खां, ये दोनों जो हैं ये आपको सरोद वादक है, याद रखना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सरोद वादक है, राइट, याद रखिएगा। अच्छा कुछ और भी अगर याद रखना तो आप याद रख सकते हैं तबला। तबला के बारे में 2-4 ऐसे अस्तित्व हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, व्यक्तित्व हैं। एक आपको याद रखना है जाकिर हुसैन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, जाकिर हुसैन। इसके बाद आपको याद रखना है लतीफ खां,
लतीफ खां। इसके बाद किशन महाराज, और एक और याद रख सकते हैं अल्लाह रखा खां। ये सभी ऐसे हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जा चुका है, अल्लाह रखा खां, और ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है कि एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हुए जिसे वे अपने बच्चों को पाल सके। बताइए, ये क्लेप्टो परजीविता, प्रतिस्पर्धा परजीविता, लैंगिक परजीविता, या फिर इसको शाव परजीविता कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? हैरोल्ड जेफरी ने, एडविन हबल ने, पीरे साइमन लाप्लास ने, या फिर फ्रेड हॉयल ने? किसकी ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रेड हॉयल ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना किया था। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। जो बिग बैंग थ्योरी है, जो ये बताता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो धीरे धीरे उसका विस्तार होते ही जा रहा है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये 1927 में जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा इसको बिग बैंग थ्योरी को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ। मात्र एक सिद्धांत है, ये कंफर्म कोई नहीं कर सकता, एक सिद्धांत है जिसको एक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्रों में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक है झेलम नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था? परुषिणी, विपाशा, अस्किनी, या फिर वितस्ता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा कि जो झेलम है उसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। ये जो परुषिणी आप देख रहे हैं, परुषिणी किसने है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुषिणी। विपाशा किसका नाम था? तो व्यास नदी का। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। और अस्किनी किसका है? तो चिनाब का। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। एक है गंडक नदी। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जो गंडक नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? राइट, कमेंट करके बताइए क्या है कि गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था। 13वां प्रश्न आप सभी के लिए है कि अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय खालिस्तान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। कौन जीती थी? सोनम मलिक, सीमा बिस्ला, अंशु मलिक, या फिर संजू देवी? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंशु मलिक को मिला था। एक चीज आपको फैक्ट बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। बात है 2023 की। 2023 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ 2023 में। उसमें भारत के लिए पहली बार 4 पदक जीतने वाले कौन बने? जो एकमात्र बने हैं अभी तक वो है बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया याद रखना। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था खाली स्थान पर आधारित थी। बताइए, मालसत के लगान सिद्धांत पर आधारित, स्मिथ के लगान सिद्धांत, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत, या फिर मार्क्स के लगान सिद्धांत? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत या फिर रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है इस पर आधारित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर बात करेगा कि भारत में रैयतवाड़ी की व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था, तो 1792 में किया गया था। किसके द्वारा? तो कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, कर्नल रीड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। एक तो होता है महालवाड़ी व्यवस्था, आपने सुना भी होगा, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, इसका अगर एक बार ये पूछेगा कि महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो आपको याद रखना है हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल में सेवाओं पर ध्यान देने के साथ साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे का मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, लक्ष्य, PMMI, PM अभीम, या फिर PMAB/PMJY? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये PM अभीम, इसका फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है। जिसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अक्टूबर 2021 में। अगर इसका टाइम पीरियड अगर देखना है तो आपको याद रखना है 2021-22 से शुरू करके कब तक का इसके लिए डेट रखा गया है, तो 2025
2026 तक के लिए रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य से में उभरा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग बिहार ही सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। अब थोड़ा सा आपको जानकारी याद रखना है नीति आयोग के बारे में, क्योंकि नीति आयोग जो है इसको जारी किया है। तो नीति आयोग को लागू कब से किया था? तो सबसे पहले हमारा जो योजना आयोग चलता था, योजना आयोग को हटा के जो भारत सरकार है उसके द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, लिख देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का ये फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। या ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग, ये डेट याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। अच्छा, इसका वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, सुमन बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी आप पूरा याद रख सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, इस नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और खाली स्थान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो भरतनाट्यम है दक्षिण भारत के धार्मिक विषय के साथ साथ जो शैव धर्म है उसके आध्यात्मिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम के कुछ कलाकारों का नाम अगर आपको याद रखना है तो जरूर रख सकते हैं। देखिए, भरतनाट्यम जो है एक शास्त्रीय नृत्य विधा का सबसे प्राचीनतम रूप है, आपको याद रखिएगा। और इसको पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि भरतनाट्यम को पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है श्री ई कृष्ण अय्यर, इनको जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका प्रमुख कलाकारों में अगर देखा जाए तो कुछ कलाकार का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जो यामिनी कृष्ण मूर्ति आपको याद रखना है एक ठो। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। फिर मैंने बताया था मृणालिनी साराभाई, ये भी भरतनाट्यम की हैं, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, एक और अब लक्ष्मी विश्वनाथन भी याद रख सकते हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन। ठीक है, ये तीनों नामों को एटलीस्ट याद रखिएगा, भरतनाट्यम से संबंधित। चलिए प्रश्न क्रमांक 18। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन के शब्द से जुड़ा हुआ है? तो ये बहुत आसान है, कोई भी बांध सकता था, मार सकता था इसका। टाई ऑफ प्रोटेक्शन मतलब रक्षाबंधन। ठीक है, याद रखिएगा। और छठ पूजा तो आप जानते हैं, ये बिहार का सबसे प्रमुख, ठीक है, बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार क्या है? छठ पूजा। धीरे धीरे हालांकि पूरा देशव्यापी इसको मनाया जाने लगा है। 19वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31 या फिर अनुच्छेद 15 से 21। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 5 से 11। कुछ और भी मैं बताना चाहूंगा जो आपको नोट करके रखना चाहिए। नागरिकता से संबंधित तो 5 से 11 है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर पूछ लेगा कि मौलिक अधिकारों का संबंध कौन से अनुच्छेद में है, तो इसके लिए आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक याद रखना है। ठीक है, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसके लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 35 की खत्म होने के जस्ट बाद 36 से लेकर 51 तक का जो अनुच्छेद है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। एक और याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 51 का जो क है ये उसी संबंध रखता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां आप देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.55 मीटर, 13.40 मीटर, 13.44 मीटर या फिर 14 मीटर बताना है। ठीक है, तो जो कोर्ट होता है बैडमिंटन कोर्ट, उसके लिए जो लंबाई निर्धारित होता है ये होता है 13.40 मीटर। ठीक है, 13.4 मीटर या फिर 13.40 मीटर कह लीजिए। और इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ जो होता है, कितना वाइड होता है? तो 6.1 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। एक्चुअली में जो लंबाई जो है, एकल की बात कर लो या फिर डबल की बात कर लो, लंबाई 13.40 मीटर ही होता है। ये विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो चेंज होते रहता है। तो 6.1 मीटर जो है ये एक्चुअली में डबल के लिए होता है। ठीक है, सिंगल के लिए ये और कम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21वां। 1901 में विलियनो में रासायनिक
गतिकी और परासरण दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं में पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1901 में। तो आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज जो है कहीं ना कहीं से आपको नोबेल प्राइज के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे 1901 की बात कर लो या फिर 2023-24 किसी की भी बात कर लो। तो नोबेल प्राइज वाला आप जो पुरस्कार वितरण वाला होगा इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी या फिर चौथा विकल्प, जैकब्स हेनरिक्स वैन टी हॉफ। इनको दिया गया था रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हेनरी मॉइसन है, इनको किस लिए, इनको भी नोबेल पुरस्कार हालांकि दिया जा चुका है, ये उनको 1906 में दिया गया था। किस लिए? तो जो फ्लोरीन होता है ना, जो फ्लोरीन जो रसायन है, इसको यौगिकों से सेपरेट करने के लिए दिया गया था। ठीक है, और जो हरमन एमिल फिशर हैं, इनको भी 1902 में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। किस लिए दिया गया था? तो फिशर एस्टरिफिकेशन की खोज के लिए दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने असममित कार्बन परमाणुओं की प्रतीकात्मक चित्रण भी किया था, इसलिए दिया गया था। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC और MRI के स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के शीतलन के लिए माध्यम के रूप में किया जाता है? फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम या फिर ऑर्गन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हीलियम का यूज किया जाता है शीतलन माध्यम के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो MRI है इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक होता है, दूसरा दिया है NMR, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। NMR का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ये रिवर सिस्टम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसमें से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि तापी बेसिन में नहीं आता है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जो है आता है। और मैं आप सभी के लिए ये इस तरह से टॉपिक वाइज भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आपके तैयारी के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी प्रश्न है कि चोल प्रशासन में गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी, उसको क्या कहते थे? नगरम, सभा, उर या फिर खिल्प? क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से एक दो प्रश्न और भी पूछे जाते हैं कई तरह का। चोल प्रशासन में सभा गांव में सदन होती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभा इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछेगा कि भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा राज्यवंश है या फिर कौन सा ऐसा वंश है या प्रशासन है जिसमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है सबसे पहले, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, तो वो चोल साम्राज्य ही है, याद रखना है। ठीक है, चोल साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य है जहां पे सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। अगर चोल साम्राज्य ऑप्शन में रहेगा तो आपको इसी को टिक करना है। ठीक है, और आप सभी को तो पता है कि चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो थे विजयालय। ठीक है, विजयालय थे, याद रखिएगा। और इनकी जो राजधानी थी वो वर्तमान जो तंजौर है, ठीक है, या तंजाउर बोलते थे, या फिर प्राचीन समय में इसको तंजाय नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते जा रहा हूं कि जो चोल साम्राज्य है उस समय एक मंदिर का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। आपको यह बताना है कि इसकी स्थापना किस चोल साम्राज्य के शासक द्वारा कराया गया था, कमेंट करके आप लोग बताना है। इस प्रकार हमने इस एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो पहला एग्जाम था 2023 में, उसका हमने पहला पेपर का एनालिसिस किया जिसमें 25 क्वेश्चंस जो है हमने किया। अगर आप तैयारी करते होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस 25 में से आपका कितना सही हुआ और ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने नया है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या इस सीरीज को आगे बढ़ाना है कि नहीं, ये भी आप बहुत लोग कमेंट करिएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।